हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू के क्वेश्चंस को। सो जल्दी से सारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं पॉलिटिकल साइंस पर, पार्ट 2 है। तो ये जेएनयू के पीएचडी एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करा रही हूँ, उसका पार्ट 2 है और ये बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, तो ज़रूर हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जितने हम लोगों ने कर लिए थे उससे आगे हम लोग चलेंगे। ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, आप लोगों को याद होगा। ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे ना। चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायरेक्टर इन द वर्ल्ड। तो हमने देखा था पॉल बिया। पॉल बिया इज अ करेक्ट आंसर, तो पॉल बिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर की प्रिंसिपल ऑफ गांधी सत्याग्रह। तो गांधी सत्याग्रह के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, अहिंसा, ट्रुथ या ऑल ऑफ द अबव। यानी दुख के लिए अनंत क्षमता है, अहिंसा है, सत्य है या उपरोक्त सभी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आप देखोगे जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह गांधी जी के जो की प्रिंसिपल्स थे, तो इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, अहिंसा, ट्रुथ, ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड रियलिज्म चैलेंज द अकेडमिक सुपरमेसी ऑफ लिबरल थॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यथार्थवाद ने उदारवादी विचारधारा के अकादमिक वर्चस्व को क्यों चुनौती दी? ए ऑप्शन है द टर्म ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल मेड अनदर मेजर वॉर मोर लाइकली देन अ पीरियड ऑफ सस्टेन्ड पीस। बी इज लिबरल इंस्टीट्यूशन लाइक द लीग ऑफ नेशन सीम्ड इनफेक्चुअल। C. Liberal view of human nature seem to be discredited by the rise of brutal regimes like Nazi Germany, and D is all of the above। तो हिंदी में एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यथार्थवाद ने उदारवादी विचारधारा के अकादमिक वर्चस्व को क्यों चुनौती दी थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आप देखोगे वायसराय की संधि होती है, आप सभी को पता है कितनी ज्यादा उसके अंदर भेदभाव, एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी थी ना एक तरह से। अगर हम देखें तो इसका पूरा जो वर्ल्ड वॉर में जितना भी नुकसान हुआ था पूरा जर्मनी पर डाल दिया जाता है। एक तरह से लिबरल इंस्टीट्यूशन जो लीग ऑफ नेशन था एक तरह से वो निष्प्रभावी साबित हुआ, उसके होते हुए वॉर हो गया। और उसके बाद अगर आप देखोगे मानव प्रकृति के उदार विचारों को नाजी जर्मनी जैसे क्रूर शासकों के उदय के बदनाम होना प्रतीत होता है। तो यहाँ पर नाजी जर्मनी में जो ब्रूटल रिजिम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना ऑल ऑफ अबव इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है न्यू सोशल मूवमेंट का। तो न्यू सोशल मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों के आपके सिलेबस में भी है न्यू सोशल मूवमेंट। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा नया सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं है। तो वे पुराने हैं लेकिन नई विशेषताएं जैसे पारिस्थितिकी, शांति, लिंग आदि, ये सामाजिक जरूरतों पर प्रतिक्रिया देते हैं, हाल ही में विश्व विकास पर उत्पन्न हुई है। सिंगल क्लास है ना, दे आर लेड बाय बोथ ट्रेडिशनल मॉडर्न एलाइट्स। तो अब देखोगे जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं, तो न्यू सोशल मूवमेंट जो है आप लोगों के, तो राइट आंसर होगा दे आर लेड बाय बोथ ट्रेडिशनल मॉडर्न एलाइट्स। तो इनको ट्रेडिशनल मॉडर्न एलाइट दोनों ही एक तरह से करते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट आप देखोगे ह्यूमन राइट्स पर जोर देते हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट्स हो गए आप लोगों के मेन मेजर जो टॉपिक है वो ह्यूमन राइट्स ही हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Indo-Bhutan Friendship Treaty was substantially revised in 2017 under the Bhutanese King। तो 2017 में भूटानी राजा के तहत भारत भूटानी मैत्री संधि को काफी संशोधित किया गया था। तो जिसमें किसने किया था? जिसमें केजर नामगिल वैगनक, ये नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इन्होंने इंडो भूटान यानी 2017 में भूटानी राजा के तहत भारत भूटान मैत्री संधि को जो संशोधित किया गया था, तो ये किया जिसमें केसर नागिल वेंचुक।
Which of the following is the key task of leadership as identified by Philip Selsing? फिलिप सेल्जिंग द्वारा पहचाने गए नेतृत्व का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डेफिनेशन है इंस्टीट्यूशनल मिशन एंड रोल, डिफेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, इंस्टीट्यूशनल इम्बॉडीमेंट ऑफ पर्पस या मर्जर ऑफ पर्सनल स्टेटस विद द इंस्टीट्यूशन। तो करेक्ट आंसर देखो, फिलिप सेल्जनिक हैं उन द्वारा पहचाने गए नेतृत्व, लीडरशिप है ना, लीडरशिप से क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें कौन सा कार्य निम्नलिखित में से बताया है उन्होंने? तो संस्थागत मिशन और भूमिका की परिभाषा, संस्थागत अखंडता की सुरक्षा, उद्देश्य के संस्थागत अवतार या संस्था के साथ व्यक्तिगत स्थिति का विलय। राइट आंसर इज मर्ज ऑफ पर्सनल स्टेटस विद द इंस्टीट्यूशन, यानी कि संस्था के साथ व्यक्तिगत स्थिति का विलय इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यू करते हैं इलेक्टोरल सिस्टम डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम को? कौन बोलता है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति को निर्धारित करती है? तो ये आप लोगों का एनटीए यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन है इलेक्टोरल सिस्टम डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम को। तो राइट आंसर इज मॉरिस ड्वेगर। किसने बोला है? मॉरिस ड्वेगर ने। अगर आप अनअकैडमी पे मुझसे 4 बजे वाली क्लासेस आप डेली आते हो तो ये हमने क्वेश्चन कुछ दिन पहले किया था, आपको याद होगा, ठीक है, कि इलेक्टोरल सिस्टम डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम को, तो ये कौन बोलते हैं? तो राइट आंसर इज मॉरिस ड्वेगर। Next question is, which nation recently launched an observation satellite called NAVID satellite into orbit above Earth? हाल में ही किस राष्ट्र ने पृथ्वी के ऊपर कक्षा में NAVID उपग्रह नामक एक अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या आपका यूनाइटेड एमिरेट्स है, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान है, टर्की है, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है? सो करेक्ट आंसर इज इसका ईरान हो जाएगा आंसर। जो नेशन है ईरान, उसने रिसेंटली लॉन्च किया था ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसे NAVID सैटेलाइट बोला गया, ठीक है, ऑर्बिट अबव अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? भारत के संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया या भारत, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एंड भारतवर्ष। तो आपको इसका आंसर बताना है। भारत के संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम है इंडिया एंड भारत। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया एंड भारत इज अ करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट गिवन बाय बी आर अम्बेडकर? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बी आर अम्बेडकर द्वारा नहीं बोला गया है? फ्रीडम ऑफ माइंड इज रियल फ्रीडम, मन की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता होती है। इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड आई शैल बी फर्स्ट टू बर्न इट। अगर मुझे लगता है संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय डिग्री ऑफ प्रोग्रेस दैट वुमेन हैव अचीव्ड। मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की सीमा को मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। ब्रिटिश रूल इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में ब्रिटिश शासन ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। सो राइट आंसर आपको पता ही है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला था। ब्रिटिश रूल इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड इन मॉडर्न इंडिया। तो ऐसा अगर आप देखोगे, ऐसा अगर हम बोले कि कौन कहता है ऐसा, तो ऐसा हमारे जो अगर आप देखोगे जो मॉडरेट्स थे है ना, तो अगर हम देखें जैसे राव थे, है ना, राव, राजा राम मोहन रॉय, है ना, ये सब, ये इन्होंने इस तरह से ये मतलब अच्छा मानते थे कि ब्रिटिश आए हैं तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे मतलब इसमें देश में, तो इन लोगों का ऐसा मानना था। बट हमारे बी आर अम्बेडकर ऐसा नहीं सोचते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की सीमा नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आर द हाईली टेक्निकल नेचर, judicial remedies are quite expensive, judicial process is a time consuming, judiciary can be itself take cognizance of the excess of the official। प्रशासनिक क्रिया एक उच्च तकनीकी प्रकृति है, न्यायिक उपाय काफी महंगा है, न्यायिक प्रक्रिया समय लेने वाली है, न्यायपालिका स्वयं अधिकारियों की ज्यादती का संज्ञान ले सकती है। करेक्ट आंसर इज जुडिशरी कैन बी इटसेल्फ टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ द एक्सेसेस ऑफ द ऑफिशियल्स। तो ध्यान रखना, न्यायपालिका स्वयं अधिकारियों की ज्यादती का संज्ञान ले सकती है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन का लिमिटेशन नहीं है।
नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन। ग्लोबलाइजेशन पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ नेशन स्टेट, यानी वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य को एकीकरण का नेतृत्व किया है। रीजन कहता है नेशन स्टेट सीम टू बी लॉस्ट देयर सोवरेनिटी इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राष्ट्र राज्यों ने वैश्वीकरण के युग में अपनी संप्रभुता खो दी है। मैंने बहुत अच्छे से आपको ग्लोबलाइजेशन चैप्टर कराया है। करेक्ट आंसर होगा इसका बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ऊपर बताता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इंटीग्रेशन ऑफ नेशन स्टेट, बिल्कुल इंटीग्रेशन बड़ा है इससे। ठीक है, आज अगर आप देखोगे हम बोलेंगे कि जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज एक तरह से हो गया है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे प्लीज इस क्वेश्चन का कि ग्लोबल विलेज की बात कौन करते हैं, ग्लोबल विलेज की बात किस थिंकर ने की है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके जरूर बताएं। ठीक है, और मैं आप सभी के कमेंट के जो आंसर हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर मैं जरूर पढ़ूंगी आप सभी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following according to Chester Bernard is not a condition for acceptance of a communication by an organization member as a authoritative। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक रूप से संगठन के सदस्य द्वारा संचार की स्वीकृति की एक शर्त नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक रूप से संगठन के सदस्य द्वारा संचार की स्वीकृति के लिए शर्त नहीं है। नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, इनकंसिस्टेंसी होना पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन कन्फ्लिक्ट विद पर्सनल इंटरेस्ट, मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी टू कंप्लाई, यानी कि आप देखोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन कन्फ्लिक्ट विद द पर्सनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर व्यक्तिगत हित के साथ गैर संघर्ष। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। Which one of the following is a correct statement about Disaster Management Act 2005? तो डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ये इसने इंट्रोड्यूस किया था। इट इंट्रोड्यूस टू टायर सिस्टम एट सेंटर एंड स्टेट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। इट डज नॉट डिफाइन द वर्ड डिजास्टर, इसमें वर्ड डिजास्टर डिफाइन नहीं किया गया है। और ये प्रोवाइड करता है स्टैब्लिश पीएम केयर्स फंड। तो इस बार बहुत ज्यादा इसमें हमने देखा था चीजों को, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको बताना है कि क्या है। सो राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो आप देखोगे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है इसमें, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे इसके अंदर आप देखोगे जो ये इंट्रोड्यूस करता है टू टायर सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। इसने टू टायर सिस्टम सेंटर एंड स्टेट पर कर रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि टू टायर सिस्टम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो था आपका 23 दिसंबर 2005 में ये आया था। ठीक है, इसको राज्यसभा के अंदर अगर आप देखोगे तो पास किया जाता है। अपर हाउस ने पार्लियामेंट ने 28 नवंबर को पास किया, लोकसभा लोअर हाउस ने से 12 दिसंबर को पास किया। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर आप देखोगे तो 11 चैप्टर्स और 79 सेक्शंस हैं। लिख लेना प्लीज, 11 चैप्टर एंड 79 सेक्शंस हैं इसके अंदर। और अगर आप देखोगे इसके अंदर ये ना आप लोगों का नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे इसमें 3 तरीके का टू टायर सिस्टम तो इंट्रोड्यूस हुआ ही हुआ था। आज के टाइम देखोगे तो इसमें आपको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी नजर आएगी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी नजर आपको आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर अगर आप देखो जो ये गलत है, प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिस, तो इसके अंदर कौन कौन होते हैं, इसमें मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी आती हैं, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर इंक्लूड होती है। कौन, होम मिनिस्ट्री आएगी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आएगी, एटॉमिक एनर्जी आएगी, डिफेंस, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, फाइनेंस, हेल्थ, पावर, रूरल डेवलप, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, अर्बन डेवलपमेंट और वाटर रिसोर्सेज। होम सेक्रेटरी चेयरपर्सन अगर आप देखोगे तो होम सेक्रेटरी सर्व एज अ, तो यहाँ पर होम सेक्रेटरी सर्व करते हैं चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं। बात समझ आई आपको, कौन करते हैं, होम सेक्रेटरी, जो होम सेक्रेटरी जो सर्व करते हैं चेयरपर्सन ऑफ एक्स ऑफिशियो के तौर पे करते हैं, ध्यान रखना। और ठीक है, ये आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कम्युनलिज्म इज डिराइव हुआ है कम्यून, तो ये क्या है, फ्रेंच टर्म है, चाइनीज है, इंग्लिश है, स्पेनिश है। करेक्ट आंसर इज फ्रेंच। ठीक है, जो कम्युनलिज्म है वो डिराइव हुआ है कम्यून से, तो ये एक तरह से फ्रेंच टर्म है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन आर्टिकल 25? कौन सा अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है?
तो अंतरात्मा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, धर्म का खुलकर प्रचार प्रसार करने का अधिकार, राइट टू फ्रीली प्रोफेस रिलीजन, धर्म के प्रचार और प्रसार के स्वतंत्र रूप से राइट फ्रीली टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस पर्पस, तो धार्मिक उद्देश्य के लिए संस्थान की स्थापना, धार्मिक उद्देश्य के लिए संस्थान की स्थापना और रखरखाव करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा शोर हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली चलो एकदम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, हम लोग आई होप आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दोगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर की स्टैब्लिश करना, मेंटेन करना इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस पर्पस, तो ये आपके आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आर्टिकल, इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट है 2+2 मिनिस्ट्रल डायलॉग इन बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, रिफर करता है मीटिंग अटेंडेड बाय डिग्नेटरीज इन द टू कंट्रीज। तो भारत और जापान के बीच में द्विपक्षीय संबंधों में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दोनों देशों में किन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भाग लेने वाली बैठकों को संदर्भित करती है? तो प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, कौन लोग जाते हैं इसमें? मेनली प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जाते हैं, फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी। सो करेक्ट आंसर इज फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटरी इसमें जाते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन ओथ और अफर्मेशन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ या पुष्टि में वर्णित नहीं है? प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन या सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट आंसर इज सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। Which one of the following are the correct statement about the 9th schedule of the constitution? Tiers of old PM आप सबको याद है और आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो it was inserted by first amendment of the constitution in year 1951. It was only related to land reforms laws. Judicial reviews are possible in the schedule. It was not a part of original constitution of India. संविधान की 9वीं अनुसूची अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें क्या आ जाता है, इसमें लैंड रिफॉर्म आ जाता है, आपको सबको पता होगा, है ना। तो राइट आंसर इज ACD, है ना, ACD इसका करेक्ट आंसर होगा, ओनली रिलेटेड विद द लैंड रिफॉर्म लॉज। तो यहाँ पर आप देखोगे टीयर्स विद ओल्ड PM, तो TEARS, देखो ऐसे करके उंगलियों पे काउंट करो, TEARS, ठीक है, OF, ठीक है, ऑफ हो गया, LA, तो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया आपका ए से हो गया ना, लैंड रिफॉर्म से नहीं होगा, ए से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे जो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ ये यहाँ पर बोलता है कि सिर्फ रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म से, तो सिर्फ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं है, इसके अंदर और भी चीजें की गई हैं। ये इंसर्टेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1951। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ACD इसका राइट आंसर होगा। ये इंसर्ट किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1951। जुडिशियल रिव्यूज पॉसिबल इन दिस शेड्यूल, और कोई ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाउ मैनी मार्क्स आर इन मध्यम मार्ग ऑफ बुद्धिज्म? तो कितने मार्गों को बताया गया है, बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग में कितने मार्ग आते हैं? तो राइट आंसर इज 8। राइट आंसर इज 8। हाउ मेनी मार्क्स इन मध्यम मार्ग ऑफ बुद्धिज्म? तो 8 आते हैं। जॉन रॉल्स थ्योरी में प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस स्टैब्लिश किया जाता है पीपल हु हैड फेस्ड तो स्टेट ऑफ नेचर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वेल ऑफ इग्नोरेंस या शॉर्ट साइट सेल्फ इंटरेस्ट? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस मतलब नोइंग नथिंग, मतलब कोई जानता ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है कि मेरा क्या स्टेटस है, मेरी क्या डिग्निटी है, मैं मतलब क्या हूँ, मेरा क्या मैं क्या करती हूँ, इस तरह से सबको। वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है? अज्ञानता का पर्दा, जिसमें कोई कुछ नहीं जानता ताकि सबको जस्टिस मिल पाए। नेक्स्ट है विच स्टेट इज इन USA हैज द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन कांग्रेस? अमेरिका के किस राज्य में कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है? तो वो है कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर इज कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूवमेंट मेनली अगेंस्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइज्ड एंड न्यूट्रली ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, या फिर आपका meritocracy and political orientation of administration, political orientation of administration and administrative centralization?
द राइट आंसर इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज होता है 1960s में, ध्यान रखना। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ड्वाइट वॉल्डो फर्स्ट मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करते हैं, मतलब इनकी अध्यक्षता में हुआ था, प्रेसाइड किया था इन्होंने, ठीक है। तो ड्वाइट वॉल्डो को ही बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और ड्वाइट वॉल्डो से रिलेटेड बहुत सारे जो है एक तरह से आ जाते हैं। पहली बात तो ध्यान रखना आर्ट एंड साइंस ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको ड्वाइट वॉल्डो से ध्यान रखनी है डेफिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको आर्ट एंड साइंस ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मिडिवल यूरोप व्हाट वाज द मोस्ट पोटेंट सोर्स ऑफ यूनिटी। एकता का सबसे शक्तिशाली स्रोत क्या था? तो चर्च था इंग्लैंड का, यूरोपियन कम्युनिज्म था, मेंबरशिप ऑफ नाटो थी, या कैथोलिक चर्च। राइट आंसर इज कैथोलिक चर्च। नेशनलिज्म एज द इन्वेंशन ऑफ पेरिफेरल नेशन इज एसोसिएटेड विद राष्ट्रवाद परिधीय राष्ट्रों के आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है, तो प्री मॉडलिस्ट, ठीक है, ये बताना है आपको। तो राइट आंसर होगा न्यू मार्क्सिस्ट। जो नेशनलिज्म एज अ इन्वेंशन ऑफ द पेरिफेरल नेशन, तो ये एसोसिएटेड है न्यू मार्क्सिज्म से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये सेटअप हुआ था अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, ये एग्जिस्ट हुआ टिल 24 जनवरी 1950। इसके कुछ मेंबर इलेक्ट हुए थे बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। HBR लिंगर जो थे वो इसके सेक्रेटरी थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इसके जो थे एडल्ट सफरेज द्वारा कोई भी इलेक्ट नहीं था, ध्यान रखना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कौटिल्याज मंडल सिस्टम। तो अरि विजिगीषु मित्रा और अरि अक्रांत। तो आप देखोगे अरि अक्रांत इज अ करेक्ट आंसर। अरि विजिगीषु मित्रा है ना, ये तो हम लोग देखते हैं, लेकिन अरि अक्रांत नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू बेंथम नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर टू सोवरेन मास्टर। तो गॉड एंड इविल, गॉड एंड इविल, गॉड एंड द डेविल, गॉड एंड इविल, पेन एंड प्लेजर, या फ्रेंड एंड एनिमी। तो मानव जाति के दो संप्रभु स्वामी के अधीन रखा है, तो वो प्लेन एंड प्लेजर की बात करते हैं। ऑफ कोर्स यूटिलिटरिज्म, फादर ऑफ यूटिलिटरिज्म इज जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम अगर आप देखोगे तो फादर ऑफ यूटिलिटरिज्म है। नेक्स्ट है हु सेड एन आई फॉर आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। किसने कहा एक आंख के बदले एक आंख ही पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। तो किसने कहा एक आंख के बदले एक आंख ही पूरी दुनिया को अंधा बना देगी? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, या स्वामी विवेकानंद। सो राइट आंसर इज महात्मा गांधी। Who said quest for the freedom and search of for truth constitute the basic urge of human progress? किसने कहा स्वतंत्रता की खोज और सत्य की खोज मानव की प्रगति का मूल आग्रह है? तो राइट आंसर क्या होगा? श्री अरबिंदो, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, या विवेकानंद। सो राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा एम.एन. रॉय, ठीक है। तो ये एम.एन. रॉय बोलते हैं। What does इंफ्रा पॉलिटिक्स डिनोट? तो इंफ्रा पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? रिलेशन होता है सोवरेन स्टेट्स के बीच में, रिलेशनशिप होता है की डिसीजन मेकर्स के बीच में, द वे इन विच सीमिंगली पावरलेस पीपल सबवर्ट द अथॉरिटी ऑफ पावरफुल, एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ मेनी पीपल नाउअडेज फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रोसेस। यानी राजनीतिक प्रक्रिया में आजकल बहुत लोगों का भटकाव, या जिस तरह प्रतीत होता है शक्तिहीन लोगों का शक्तिशाली के अधिकार को तोड़ देता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, यानी कि जो आपका इंफ्रा पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि इसमें ये होता है, इसमें पावरलेस पीपल जो होते हैं सबवर्ट द अथॉरिटी ऑफ पावरफुल, यानी शक्तिहीन लोग शक्तिशाली के अधिकारों को तोड़ देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मीन ऑफ लाइसेंस कोटा परमिट राज। तो लाइसेंस कोटा परमिट राज का क्या मतलब है? इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन है? इसका राइट आंसर होगा सेंट्रलाइजेशन। लाइसेंस कोटा परमिट राज यानी कि केंद्रीकरण होना, सेंट्रलाइजेशन होना। Which one of the following statement incorrect in respect of Simon decision making theory? Simon decision making theory, decision is important as doing decision are final analysis, composite, administrative, man maximize, there are always mean and relationship। हमेशा एक साधन संपन्न संबंध होता है, प्रशासनिक आदमी अधिकतम होता है, निर्णय अंतिम विश्लेषण में समग्र है, निर्णय करना महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मैक्सिमाइज, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, वो ऐसा नहीं बोलते हैं। Which one of the following is incorrect about RTI Act 2005? तो ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को एक दो दिन पहले। तो इट प्रोवाइड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया राइट टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। RTI एप्लीकेशन शुड बी डिस्पोज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, निपटाया जाना चाहिए। एप्लीकेंट जो है कैन अपील द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और यहाँ पर बोलता है एक्ट डिफाइन करता है पब्लिक अथॉरिटी को। तो राइट आंसर इज एप्लीकेशन कैन अपील टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो यहाँ पर आप देखोगे जो एप्लीकेंट है तो वो अपील कर सकता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन किसके डिसीजन के अगेंस्ट? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अगेंस्ट।
तो यहाँ पर आप देखोगे कि आवेदक राज्य सूचना आयोग के निर्णय के खिलाफ केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ऐसा वैसे वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना एक्चुअली राशि होती है एक तरह से कि हाँ भाई कितना मतलब कितने उसका देखना है, सॉरी कितना मतलब यहाँ पर एक बार मैं इसका राइट आंसर जो होगा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वैसे आई थिंक सी ही होना चाहिए, बट मैं इसका एक बार कंफर्म करके बताऊंगी, ठीक है, मैं आप लोगों को इसका एक बार कंफर्म कर दूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंटेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन ऑल इंडिया रेडियो एंड नेशनल ब्रॉडकास्ट ऑफ विच कंट्री। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ ऑल इंडिया रेडियो नेशनल ब्रॉडकास्ट के बीच में कंटेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं, तो ये बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है, किसके साथ किए हैं, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन इंडिकेशन ऑफ द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो एडजॉर्नमेंट मोशन इज कैरिड, वोट ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट एड्रेस इज नॉट कैरिड, कट ऑन मनी बिल इज पास, सेंसर मोशन इज पास। तो निम्नलिखित में से किस घटना को संसद के निचले सदन में विश्वास की हानि का संकेत नहीं माना जाता। तो स्थगन प्रस्ताव, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव, ठीक है, नहीं रखा गया है, मनी बिल पर कटौती या सेंसर प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एडजॉर्नमेंट मोशन इज कैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसाया बर्लिन, इसाया बर्लिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देखोगे जो इसाया बर्लिन आर्ग्यू करते हैं, स्टेट कैन एंड शुड मोर टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज अनअक्सेप्टेबल, इनफ्रिंगमेंट ऑफ फ्रीडम, irrational people do not deserve freedom, positive conception of liberty represented a serious threat to freedom। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखो आरटीआई में अगर आप देखोगे ना, आरटीआई वो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का था, सॉरी, ठीक है, आरटीआई में अगर आप देखोगे तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, तो यहाँ पर यही होगा, ठीक है, ये सी इज द करेक्ट आंसर। मैं एक्चुअली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे पहुंच गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेंट कैन अपील टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका इसाया बर्लिन पर आता है, इसाया बर्लिन अगर आप देखोगे तो ये राज्य आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए अधिक कर सकता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अनअक्सेप्टेबल है, इन्फ्रिंगमेंट है फ्रीडम, आपराधिक न्याय प्रणाली स्वतंत्रता की अस्वीकार्य उल्लंघन है, इरेशनल पीपल डू नॉट डिजर्व फ्रीडम, तर्कहीन लोग स्वतंत्रता के योग्य नहीं है, स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणाओं ने स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पॉजिटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट अ सीरियस थ्रेट टू फ्रीडम। यहाँ पर आप देखो तो इसाया बर्लिन जो आर्ग्यू करते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्शन और नेगेटिव दोनों बताते हैं, लेकिन जाने किसके लिए जाते हैं, नेगेटिव के लिए। तो पॉजिटिव कॉन्सेप्शन जो लिबर्टी का है वो रिप्रेजेंट करता है सीरियस थ्रेट किसका, फ्रीडम का। तो हु सेड अगर आप देखोगे, हु सेड make women rational creatures and free citizen with they will quickly become good wives, that if is men do not neglect the duties of husband and father। किसने कहा महिलाओं को तर्क संगत प्राणी और स्वतंत्र नागरिक बनाओ और वे जल्दी ही अच्छी पत्नियां भी बन जाएंगी, यही कहा, क्या पुरुष पति और पिता के कर्तव्यों से अपेक्षा नहीं करते। तो ये कौन बोलता है, ठीक है। तो आप देखोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन ऑस्टिन, एनल मैलर, एलिजाबेथ बैनेट या मैरी वॉल्सनक्राफ्ट। सो करेक्ट आंसर इज मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, इसका राइट आंसर होगा मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बोलते हैं कि किसने कहा महिलाओं को तर्कसंगत प्राणी और स्वतंत्र नागरिक बनाओ ताकि वे जल्दी ही अच्छी पत्नियां बन जाएंगी, और क्या पुरुष पति पिता कर्तव्यों की अपेक्षा नहीं करते हैं। तो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट इज अ करेक्ट आंसर। इसका विच जनरल इलेक्शन एंडेड द पीरियड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो किस आम चुनाव ने, आप सबको पता है 1967 वाले में, ठीक है, 1967 इसका करेक्ट आंसर होगा।
1967 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, द कोरम ऑफ फॉर एनी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वायर 110 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस फॉर 10 मेंबर्स, 110 ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस ओनली 10 मेंबर्स, या 10 मेंबर्स 110 टोटल नंबर ऑफ हाउस विच एवर इज ग्रेटर। तो आप देखोगे राइट आंसर इज डी, 10 मेंबर और 110 टोटल नंबर ऑफ मेंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, हाउस के। ठीक है, विच एवर इज ग्रेटर, अगर उससे ज्यादा हो तो भाई ये कोरम यानी कि एक तरह से जो स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हम लोग एक बार मैं देख लेती हूँ और कितना रह रहा है। अभी आपका बहुत रह रहा है, मुझे इसके लिए थर्ड बनाना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, तो थर्ड हम बनाएंगे इसके लिए। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।